अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हमने जो है चैप्टर 13 को पूरा मुकम्मल कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि हम कोई एक नए चैप्टर पे जंप करने वाले हैं, जो कि बेसिकली 26 या 27 हो सकता है फ्रैंकफर्ट का, बिकॉज उसकी डिमांड लोगों को ज़्यादा है, यानी उसकी ज़रूरत ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने उनको पहले रख दिया है। लेकिन अगर हम अपने कोर्स के हिसाब से देखें, जो हम चल रहे थे कि पहले हमने जनरल लेजर्स किए थे, सबसे पहले हमने जनरल एंट्रीज की थी, फिर लेजर्स किए थे, फिर इनकम स्टेटमेंट की थी, बैलेंस शीट की थी, एडजस्टेड एंट्रीज की थी, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस किया था, वगैरह वगैरह। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट था, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक डेप्रिसिएशन ही होने वाला था, जो कि मैंने आपको बोला था अभी तक हमने कवर नहीं किया। तो डेप्रिसिएशन का टॉपिक आपकी फ्रैंकफर्ट बुक के हिसाब से 26 से स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर। तो एक तरीके से ये एक अच्छा भी है कि हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही था, लेकिन क्योंकि हमने बीच में बुक को स्विच कर दिया था, हम वीकेंड नाम की एक बुक पे चले गए थे, जिसमें ये चैप्टर डेप्रिसिएशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनना था। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का टॉपिक्स में बेसिकली आपके पास कुछ मेथड्स होते हैं, जो कि अगर हम फ्रैंकफर्ट के हिसाब से देखें तो यहाँ पर आपके दो मेथड होते हैं। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक होता है रिड्यूसिंग मेथड। तो हम ये दोनों मेथड कवर करेंगे, लेकिन आपका जो वीकेंड वाली बुक है उसमें आपके 3 मेथड्स होते हैं, क्योंकि ये दोनों बुकें अलग अलग हैं। आई गेस ये दोनों जो है कंट्री वाइज डिवाइड हैं, यूके यूएसए का कुछ फ़र्क है, जो कि दोनों अलग अलग फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं, तो इस वजह से इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों बुक्स में। वीकेंड वाली बुक में आपको 3 मेथड मिलेंगे। एक स्ट्रेट लाइन मेथड, जो कि आपका फ्रैंकफर्ट में भी है, एक होगा आपके पास डिक्लाइनिंग मेथड, और एक होगा आपका यूज़ ऑफ एक्टिविटी ऐसे नाम का एक मेथड है, वो भी। तो हम जो है सारे मेथड को कवर करेंगे, लेकिन आपका फ्रैंकफर्ट का जो रिड्यूसिंग मेथड है वो सेम ही है आपके वीकेंड के डिक्लाइनिंग मेथड के, बस नाम का यहाँ पे फ़र्क है। मैंने इनकी वर्किंग देखी थी, दोनों की वर्किंग सेम है। तो अभी ये जो हम आज एग्जांपल करने वाले हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड सबसे पहला मेथड है हमारा। उसको हम दोनों बुक के फॉर्मेट के हिसाब से करके देखेंगे, वीकेंड में किस तरह सॉल्व होता है और फ्रैंकफर्ट में किस तरह सॉल्व होता है, ताकि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर जो है डेटा गिवन होता है, जिसमें आपके पास एक इक्विपमेंट की कॉस्ट वगैरह बताई हुई होती है, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू बताई हुई होती है, सेल्वेज वैल्यू बेसिकली वो होती है जो डेप्रिसिएट होने के बाद जो आपके इक्विपमेंट की जो वैल्यू बचती है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं कि आपने एक गाड़ी खरीदी थी, 4 साल बाद वो गाड़ी की वैल्यू अब जो होगी वो आपकी सेल्वेज वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल, आपने गाड़ी ली थी अराउंड 30 लाख रुपीज़ की, लेकिन 4 साल बाद अब उसकी वैल्यू हो गई है 20 लाख रुपए, यानी उसकी जो 20 लाख रुपए अब जो वैल्यू है ना, वो उसकी सेल्वेज वैल्यू है, और वो जो 10,000 जो आपके डिक्रीज होगा है ना, वो आपके डेप्रिसिएशन कॉस्ट होगी, जो कि आपकी इक्विपमेंट में से डेप्रिशिएट हो चुकी है 10,000 और 10 लाख, जो कि अब 20 लैक्स हो चुकी है। तो 20 लैक्स आपकी जो है सेल्वेज वैल्यू कहलाएगी। लेकिन इसको दूसरी बुक में अगर आपको देखने को मिलेगा फ्रैंकफर्ट में, तो वो वहाँ पर लिखा होगा स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू सेल्वेज वैल्यू दोनों एक ही बात है। इस मेथड को हमने फिर जो है इसका स्ट्रेट लाइन मेथड्स के जरिए सॉल्व करना है, जिसका स्ट्रक्चर मैंने पहले से रेडी रखा है, जिसमें आपके पास एक तरफ सारे एयर्स आते हैं कि कितने एयर्स का आप डेटा बना रहे हैं। उसके बाद आपके पास डेप्रिशिएबल कॉस्ट होती है कि हर उस साल के हिसाब से उसकी डेप्रिशिएबल कॉस्ट क्या आई है और किस रेट के हिसाब से आई है। किस रेट के हिसाब से आई है वो यहाँ पर आप मेंशन करते हैं, और फिर वो इक्वल होता है आपका एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के उस साल उसका एक्सपेंस कितना आया था। और एक आपका होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आप इसको सही मायनों में आप बस वो समझ लें कि ये आपका एक तरीके से सेविंग अकाउंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने अभी आपको बात की थी कि आपने 30 लाख रुपीज़ की गाड़ी ली। अब आपने जिस वक्त वो गाड़ी ली थी, आपको पता होगा कि वो किसी ना किसी वक्त उसकी वैल्यू ऐसी हो जाएगी कि वो आपके किसी काम की नहीं रहेगी। तो उस वक्त आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप दूसरी गाड़ी ले सकें। तो आपने जब वो गाड़ी ली, तो एक एक साल बाद आप उसकी जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट होती है उसके हिसाब से आप जो है एक अलग सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करते हैं कि जब वक्त आने पर मेरे पास पैसे मौजूद हों ताकि मैं दूसरी गाड़ी ले सकूं। तो ये काम होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, यानी वो ऐसा सेविंग अकाउंट आपके काम करता है, जिसमें आप पैसे जमा करते हैं। और एक होती है आपकी बुक वैल्यू, यानी उस इक्विपमेंट की अभी करंट वैल्यू क्या है इन द एंड ऑफ द ईयर। तो ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे। इसमें आपके पास कुछ फार्मूलाज गिवन हैं,
फॉर्मूला है आपके पास डेप्रिशिएबल कॉस्ट का, एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का, रेट निकालने का, बुक वैल्यू निकालने का। उसके बाद हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर जो है आपके फ्रैंकफुट के हिसाब से सॉल्व करेंगे, जिसमें कुछ इतना लंबा नहीं होता, बस सिंपल आपको कॉस्ट बतानी होती है इक्विपमेंट की और एक एक साल का डेप्रिसिएशन बताते हुए आपको बस कैलकुलेट करना होता है। तो शुरू करते हैं सवाल को। तो सबसे पहले आपको दी हुई है एक इक्विपमेंट की कॉस्ट, जो कि है कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट $13,000। ठीक है, $13,000 आपको कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट दी हुई है। उसके बाद आपको जो है एक्सपेक्टेड सैलवेज वैल्यू दी हुई है $1,000 और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ बताया हुआ है 5 ईयर कि उस प्रोडक्ट की जो एस्टिमेटेड लाइफ होगी वो 5 ईयर्स होगी। अब इस डेटा के हिसाब से हमें फॉर्मूलाज लगा के ये सारी चीज़ें पहले कैलकुलेट करनी है, जो कि है सबसे पहले डेप्रिशिएबल कॉस्ट, जिसका फॉर्मूला है हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू। एक्चुअल कॉस्ट में से अगर आप सैलवेज वैल्यू निकाल दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके इक्विपमेंट की डेप्रिशिएबल कॉस्ट कितनी है, कि वो कितना डेप्रिशिएट हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद आपका एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, जिसको डेप्रिशिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर दोगे अगर आप ईयर्स में, तो वो हर ईयर के हिसाब से डिवाइड कर देगा कि एक सालाना इतना आ रहा है आपके एक साल का। रेट आपके पास रेट में बताता है कि आपका एनुअल रेट जो है कितना आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर गाड़ी 30 लाख की थी जो कि 20 लाख की हो चुकी है, तो कितने % उस पर जो है रेट के हिसाब से पैसे गिर रहे हैं, तो वो आपको मेंशन करना पड़ता है इन परसेंटेज। और बुक वैल्यू मैंने आपको बता दिया कि करंट वैल्यू ऑफ दी इक्विपमेंट। ठीक है, तो एक एक करके ये पहले चीज़ें कैलकुलेट करते हैं हम और इसको एक तरफ रख देते हैं हम कैलकुलेट करके। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर निकाल लेना है, मैंने इनकी जगह खाली नहीं छोड़ी थी तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ। डेप्रिशिएबल कॉस्ट सबसे पहले हम निकालते हैं। तो डेप्रिशिएबल कॉस्ट के लिए मुझे चाहिए एक्चुअल कॉस्ट, जो कि मेरे पास है $13,000। $13,000 में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है सैलवेज वैल्यू, जो कि है मेरे पास $1,000। तो $1,000 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास ये आ गई है डेप्रिशिएबल कॉस्ट मेरे पास ईयर की $12,000। ठीक है, अब एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम हर साल कब निकालते रहेंगे। और रेट निकाल लेते हैं पहले। रेट का मेरे पास फॉर्मूला है एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अच्छा, इसके लिए मुझे एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। डेप्रिशिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर दो टोटल लाइफ, जो कि हमारे को बताई गई है कि उसकी 5 ईयर्स है, तो 5 से डिवाइड कर दूंगा तो 2400 मेरे पास पर ईयर डेप्रिशिएबल एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ चुका है, जिसकी मदद से मैं यहाँ पर जो है रेट निकाल सकता हूँ। डेप्रिशिएबल कॉस्ट से डिवाइड कर दूंगा मैं इसको और मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। ये मेरे पास 20 यानी 20% जो है हर साल उस इक्विपमेंट की हमारे पास अमाउंट गिर रही है। अब वो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट किसी चीज़ की भी हो सकती है, लैपटॉप, पीसी, यहाँ पे मेंशन नहीं है। और सबसे पहले मैंने आपको बताया नहीं कि यहाँ पे कंपनी का नाम मेंशन होता है पहले हेडिंग में, जो कि मैंने रखा हुआ है ABC कंपनी, जिसकी जगह आप कुछ भी रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। और जो है आपके पास, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है 5 ईयर्स लिख देता हूँ, क्योंकि हमारे को 5 ईयर्स का इन्होंने जो एस्टिमेटेड टाइम हमें बताया हुआ होता है, इतने साल का हमें निकालना होता है, जो कि मैं 1 till 5 तक यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। और पहले साल की हमारे पास डेप्रिशिएबल कॉस्ट क्या आई है, वो आई है हमारे पास 12,000। ठीक है, जिसका डेप्रिसिएशन रेट जो हमारे पास आया था वो आया था 20%। ठीक है, अब इसके हिसाब से हमने एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाला था, जो कि आया था 2400। और अब जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है ना, जितना आपका साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आता है उतने ही पैसे आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में डालने पड़ते हैं, जो कि 2400 आया है इस साल का, तो मैं इस साल को 2400 भी उसी सेविंग अकाउंट में डालूंगा। और अब मैंने जो है बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी, यानी मेरी जो एक्चुअल कॉस्ट थी इक्विपमेंट की, जो कि थी 13,000, उसमें से मैंने ये वैल्यू माइनस कर देनी है एक्यूमुलेटेड वाली, क्योंकि वो अब उसमें से कट चुकी है, उस इक्विपमेंट की वो डेप्रिशिएट हो चुकी है इस साल। क्योंकि ये आप एंड ऑफ द ईयर निकाल रहे हैं, इसलिए इस साल की वो 2400 वैल्यू उस इक्विपमेंट में से डेप्रिशिएट हो चुकी है। अब अगले साल पे आते हैं। डेप्रिशिएबल कॉस्ट आपका स्ट्रेट लाइन मेथड में सेम ही रहता है, ये चेंज नहीं होता।
ये रिड्यूसिंग मेथड, डिक्लाइनिंग मेथड में आपका ये चेंज होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये डेप्रिशिएबल कॉस्ट हमारा सेम ही रहता है, जो कि फॉर्मूले से हम निकालते हैं। तो मैं 12,000 इसको सब जगह सेम ही कर देता हूँ। 12,000 12,000 12,000। और आपका ये जो परसेंटेज है रेट वाला, ये भी आपका सेम ही रहता है, 20% ही निकलेगा हर साल का, उन्होंने बताया है हमारे को। ठीक है, और हर साल का 20% निकालना है तो एनुअल डेप्रिसिएशन आपका 2400 ही निकलेगा, क्योंकि आपका एनुअल डेप्रिसिएशन निकलता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। जब आप डेप्रिशिएबल कॉस्ट को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एनुअल डेप्रिसिएशन निकलेगा, जो कि हर जगह सेम है तो सेम ही आएगा। मगर फ़र्क आपका कहाँ आएगा? एक्यूमुलेटेड में। जब आपने 2400 पिछले साल डाले थे, जब इस साल उसका एक्सपेंस आया 2400, और जब आप इतने ही पैसे एक्यूमुलेट में डाल रहे हैं तो आपके पास पिछले साल के पैसे भी मौजूद हैं उसके अंदर, जो कि कहीं गए नहीं है, तो उसके अंदर एडिशन करने पड़ेंगे आपको इस साल वाले। आपको ये बात समझ आई? आपने एक्यूमुलेटेड, मैंने आपको कहा था ना, एक सेविंग अकाउंट होता है जो कि 5 साल की हमारे को एस्टिमेटेड लाइफ दी हुई है एक प्रोडक्ट की, तो 5 साल बाद ही हम वो सेविंग अकाउंट खोलेंगे। तो 1 साल के अमाउंट हमने डाल दी थी, अब इस साल के जब हम एंड ऑफ द ईयर में डाल रहे हैं तो पिछले वाले भी तो मौजूद है ना हमारे पास, तो उसके अंदर हमें एडिशन करने पड़ेंगे। तो 2400 पिछले साल के, 2400 इस साल के, ये हो गए हमारे पास 4800। अब हमारे पास जो है बुक वैल्यू 13,000 में से माइनस होंगे 4,800, जो कि अब मेरी वैल्यू हो जाएगी $8,200। अब मेरी जो प्रोडक्ट है, जो भी है XYZ, उसकी वैल्यू अब रह गई है $8,200। अब इस साल का भी एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2400 आया है, और इसको भी मैं पिछले वाले में ऐड कर देता हूँ, जो कि 4800 प्लस 2400, और ये हो गया मेरे पास $7,200। और मेरे पास जो है बुक वैल्यू वो अब हो जाएगी 13,000 माइनस 7,200, जो कि हो गई $5,800। इसी के जैसे मैं नीचे के भी ये दोनों एक साथ लिख लेता हूँ, 2400 इसके, 2400 इसके, और अगर मैं 7,200 में प्लस कर दूँ 2400 को, ये हो जाएगा 9,600, और अगर मैं इसको 13,000 में से माइनस करा दूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा 3,400। और सेम गोज विद दिस, इन दोनों को एडिशन कर दो, इन दोनों 13,000 में से सब्ट्रैक्शन कर दो। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपने बिल्कुल सही कैलकुलेट किया है? आखिरी वाली जो आपकी बुक की वैल्यू आएगी वो इक्वल होगी आपकी सैल्वेज वैल्यू के। अगर आपको बोला गया है कि इस पूरे 5 साल का डेटा चाहिए मुझे, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है एग्जामिनेशन में कि आपको बोला जाता है कि एस्टिमेटेड लाइफ टाइम उसकी 5 ईयर्स है, मगर आपको डेटा सिर्फ आप शो जो कराना है वो 3 ईयर्स का कराना है। तो मैं ये जो है 1 till 5 का नहीं बनाता, मैं खाली 1 till 3 का बनाता, और मेरे पास एंड की वैल्यू 1000 नहीं आती। तो आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी वैल्यू 1000 क्यों नहीं आई, क्योंकि सैल्वेज वैल्यू 1000 दी हुई थी, क्योंकि आपने पूरा उसको कैलकुलेट नहीं किया। अगर आप पूरा 5 साल का निकालेंगे तो आपके पास वही उसकी जो बची हुई वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू आएगी आपके प्रोडक्ट की, वो वही आएगी जो आपको डेटा में दी हुई होगी। एक्सपेक्टेड सैलवेज वैल्यू आपको 1000 दी हुई थी, हमारी भी 1000 आ चुकी है, तो हमने सवाल बिल्कुल सही सॉल्व किया है। तो ये हमारे एक प्रोडक्ट की बिल्कुल कैलकुलेट हो गई है हमारे पास। और जो आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी सेविंग अकाउंट था, उसमें आप देख सकते हैं $12,000 आपके पास जमा हो चुके हैं, जो कि $12,000 हमने बोला था कि हमारे जो प्रोडक्ट की है वो डेप्रिसिएशन कॉस्ट होगी 5 साल बाद। तो ये आपके पास जो है इन फॉर्मूलाज की मदद से हमने निकाले हैं ये डेप्रिसिएशन कॉस्ट वगैरह हर साल की। अब इसी चीज़ को हम कैलकुलेट करते हैं अपने फ्रैंकफुट के मेथड से, क्योंकि ये जो अभी हमने मेथड सॉल्व किया ये आपकी वीकेंड के बुक का मेथड है। अच्छा, अब आपको अगर मैं एक चीज़ बताऊं कि फॉर एग्जांपल आपको एग्जामिनेशन में बहुत सारे में अलाउ नहीं होता कि आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर हो, तो आपको 20% कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो कि मैंने कहा था कि 20% को मल्टीप्लाई करना होगा आपको 12,000 के साथ। तो मैंने यहाँ पे इसकी एक जगह छोड़ी थी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो परसेंटेज है उसको सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, जो कि आपका होता है परसेंटेज को डिवाइड कर दो 100 से, जो कि हमारा 20% था, तो मैंने 20 को 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 0.2। तो जब ये 0.2 आ गया, ये आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो गया है। और अब जिस चीज़ का भी आपको 20% निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो।
जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 12,000 का 20% निकालना है, तो मैं जो हूँ 0.2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 12,000 से, तो ये मेरे पास आ गया 2400। तो ये आपका बस सिंपल से एक कैलकुलेशन है जो कि मैंने सोचा आपको बता दूं। और डेटा अब मेरे पास जो फ्रैंकफर्ट का है वो भी सेम ही है हमारे जो हमने ऊपर लिया है, बस मैं आपको दोनों का फ़र्क बताना चाह रहा हूँ, दोनों बुक में क्या फ़र्क है, क्योंकि आप हो सकता है आप जो है हम जो सवाल सॉल्व करेंगे वो फ्रैंकफर्ट के करेंगे, तो आपको उसका मेथड भी पता होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास जो है कॉस्ट पूछी गई है जो कि आपकी वही एक्चुअल कॉस्ट है, और यहाँ पर जो है सैल्वेज वैल्यू की जगह पे फ्रैंकफर्ट में बोला जाता है स्क्रैप वैल्यू, यानी बची हुई उस प्रोडक्ट की स्क्रैप वैल्यू क्या है अब जिसमें वो जाने वाला है। ठीक है, तो एयर 1 का डेप्रिसिएशन हमारे पास कितना आया था, वो आया था आई गेस 2400। यस 2400 आया था, तो मैं यहाँ पर 2400 मेंशन कर देता हूँ। और ब्रैकेट में मेंशन इसलिए किया है क्योंकि अकाउंटिंग में ब्रैकेट आपका शो करता है कि ये अमाउंट सब्ट्रैक्ट हो रही है किसी चीज़ से, यानी अगर उसके 13,000 के नीचे लिखी हुई है तो यानी 13,000 में से 2400 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये इस बात की अलामत होती है। तो 2400 सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसकी वैल्यू हो गई 10,600। एयर 2 का डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी सेम ही आया था जो कि आया था 2400, तो इसको भी मज़ीद अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें 10,600 में से, तो जो कि मेरी वैल्यू बन जाएगी 8,200। थर्ड ईयर का भी सेम ही आया था, तो थर्ड ईयर का भी सेम आया था, तो मैं इसको भी अगर कैलकुलेट कर दूँ 2400 में से सब्ट्रैक्ट करके ये आ गया 5,800। और इसी के साथ आखिरी साल का भी मेरे पास 2400 आया था, तो इसको भी मैं अगर कैलकुलेट कर लूँ 5,800 में से सब्ट्रैक्ट करके, तो ये मेरे पास आया है 8,200। यहाँ पे मेरे पास जो है एक ईयर का कम है जो कि मैं बना देता हूँ। ठीक है, एक ईयर का मेरे पास यहाँ पर जो है, तो मैं यहाँ पे जो है एक रो ऐड कर देता हूँ, बल्कि मुझे 2 रो की ज़रूरत पड़ेगी। या क्या मेरे पास 3400, और 3400 में से अगर हम माइनस कर दें 2400, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1000। तो आपके पास ये एंड की वैल्यू वही जो हमारे ऊपर वाले मेथड में आई थी 1000, ये यहाँ पर भी आपके पास आखिरी जो स्क्रैप वैल्यू होगी वो 1000 यहाँ पे शो हो जाएगी। और इसी के साथ ये स्ट्रेट लाइन मेथड इसका भी फ्रैंकफर्ट के हिसाब से कंप्लीट होता है, जो कि बिल्कुल इजी सा मेथड था क्योंकि हर साल का डेप्रिसिएशन हमारे पास एक ही आ रहा था। अब आप कहीं बोले ये स्टेरिक एयर 1 डेप्रिसिएशन में क्यों लगा हुआ है, स्टेरिक बेसिकली जो है लगाया जाता है कि अगर आप कोई चीज़ को पॉइंट आउट करना चाह रहा है कि यहाँ पर ये चीज़ हो रही है, तो ये स्टेरिक बेसिकली मैंने लगाया था कि यहाँ पर फॉर्मूलाज वही यूज़ हो रहे हैं जो आपके मैंने ऊपर जो है वीकेंड में यूज़ किए थे। तो यहाँ पर भी स्टार्टिंग में एक स्टेरिक होना चाहिए था, बेसिकली वो मैंने नहीं लगाया, तो वरना वो आपको इंडिकेट करता है कि ये स्टेरिक का मतलब ये है कि यहाँ पर भी ये फॉर्मूलाज यूज़ हो रहे हैं, जो कि आपको फ्रैंकफर्ट में आंसर्स वगैरह में नज़र आएंगे ये लगे हुए। तो इसी के साथ ये हमारा कंप्लीट होता है डेप्रिसिएशन का पहला मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसके फर्दर सवाल हम बाद में सॉल्व करेंगे, और पहले हम सारे मेथड्स को कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम जो है फ्रैंकफर्ट की बुक के चैप्टर 26 के सवाल सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको एक दफ़ा ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन था जिसका डेटा था, ये हमारा वीकेंड के बुक के हिसाब से हमने पूरा सॉल्व किया, और फिर इसके ये इन्हीं फॉर्मूलाज की मदद से हमने जो है ये फ्रैंकफर्ट वाला भी सॉल्व कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब कोई नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।